हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 16th लेक्चर है। इसमें आज हम प्रिज्म के फार्मूले का डेरिवेशन कराएंगे। ठीक, तो जो प्रिज्म होता है, इसमें आपने ये देख रखा होगा वैसे प्रैक्टिकल के उसमें। ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म में जो आप जब अपनी कॉपी पर डायग्राम बनाते हैं तो इसका ये क्रॉस सेक्शन बनाया करते हैं, यानी ये सामने वाला ट्रेंगल बनाते हैं। यहाँ से देखें, ये ठीक, ये वाला बनाते हैं ट्रेंगल, यानी कि इसका ये क्रॉस सेक्शन बनाया करते हैं। ठीक है, प्रिज्म में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें ये जो दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये है, इंक्लाइंड दिख रहा होगा, और एक सरफेस ये है। ये दोनों सरफेस जो है वो पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है। ठीक है, अगर पैरेलल होंगे ना तो फिर इसमें प्रिज्म का जो है उसका फिनोमिना इसमें जो आता है डेविएशन का, वो नहीं होगा। तो यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है वो यही है कि जो दो सरफेस हैं वो दोनों नॉन पैरेलल हैं। ठीक, पैरेलल में आपने देखा होगा कि जब हम पैरेलल बनाते थे लेयर को, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लास है और ये दोनों लेयर जो हैं वो पैरेलल हैं, और इसमें जब आप कोई किसी रे को इंसिडेंट करते हैं तो ये रे डेंसर मीडियम के जाने के बाद ये आपस में पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो नहीं होता, डेविएशन नहीं होता, यानी कि जो इंसिडेंट रे थी, अगर ये मीडियम नहीं होता ग्लास का तो ये इस डायरेक्शन को जाती, और दो बार ये रिफ्रैक्शन के बाद फिर इसके पैरेलल जाएगी, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, रे पैरेलल रहेगी। लेकिन प्रिज्म में जो है वो जो दोनों सरफेस होते हैं जिनसे रिफ्रैक्शन होता है, दो बार रिफ्रैक्शन होगा, फर्स्ट सरफेस से और सेकंड सरफेस से, ये दोनों जो प्लेन हैं ये नॉन पैरेलल होते हैं। ठीक, प्रिज्म में जब हम इस वाले सरफेस पर रे डालते हैं और इस वाले सरफेस से इमर्जेंट होती है तो इन दोनों सरफेस के बीच में ये जो एंगल है ये प्रिज्म एंगल कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, अगर मान लो इस वाले सरफेस पर रे इंसिडेंट होती है और ये लोअर वाले सरफेस से बाहर निकल गई तो फिर प्रिज्म एंगल ये वाला होगा। ठीक, यानी कि प्रिज्म एंगल वो होता है दोनों सरफेस के बीच में जिसमें इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे होती है। तो थोड़ा इसकी डिफिनीशन नोट कर लें, उसके बाद हम यहाँ पर आपको जो है वो डायग्राम बनाते हैं। ये प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन है, ये हमने बना लिया। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हम क्रॉस सेक्शन प्रिज्म का बनाते हैं, ए बी सी। ठीक, अभी डायग्राम कंप्लीट करेंगे। आप अपनी थ्योरी में लिखें, प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट, प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई एनी नंबर ऑफ सरफेस in such a way that surface on which light is incident and the surface from which light emergent are plane and non parallel। यहाँ पर देख लें, ये दोनों प्लेन हैं लेकिन दोनों नॉन पैरेलल हैं। ठीक, नेक्स्ट उसमें लिखें पॉइंट में, the plane of the prism which is perpendicular to the plane of the prism which is perpendicular to the refracting edge is called principal section of the prism, is called principal section of the prism। ये है प्रिंसिपल सेक्शन, जो सामने ट्रेंगल बनेगा उसी को बोर्ड में बना रखा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, द एंगल ऑफ प्रिज्म मीन्स द एंगल बिटवीन द फेसेस इन विच द लाइट इज इंसिडेंट एंड फ्रॉम विच इट इमर्जेंट। यानी अभी हमने बताया था कि एंगल ऑफ प्रिज्म होता है जो एक फेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही, इमर्जेंट हो रही, इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक, हमारे इसमें हम ए बी सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट करेंगे और ए सी से इमर्जेंट करेंगे, ये हमारा ऊपर वाला जो एंगल ए है वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। ठीक, और नीचे एक पॉइंट और नोट कर दें, द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिज्म, द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिज्म डिपेंड्स on the fact that angle of deviation suffered by light
at the first surface is not cancelled out by the deviation at the second surface। यानी फर्स्ट सरफेस से जो डेविएशन होगा और जो सेकंड से होगा वो कैंसिल नहीं होगा, अगर पैरेलल होंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखा, द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय लाइट at the first surface is not cancelled out by the deviation at the second surface but it is added to it। यानी दोनों प्लस हो जाते हैं, but it is added to it। अब आप हेडिंग डालें डेरिवेशन और यहाँ पर देखें डेरिवेशन को। देखिए ये जो सरफेस है इधर वाला ए बी, इसमें ये हमने इंसिडेंट रे डाल दिया। ओके, अब नेचुरल है कि यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो इस जगह पर ये नॉर्मल डाल दिया। ठीक, हमने डॉट डॉट करके नॉर्मल ड्रा कर दिया। ये इंसिडेंट रे है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो इंसिडेंस एंगल कहलाता है, यानी आई जो है आपका वो इंसिडेंस एंगल है। यहाँ पर हम इस एंगल को I1 लेंगे क्योंकि इमरजेंट को हम I2 ले रहे हैं। ठीक है, ये रे जो हमने ली है इसको KM दे दिया, कोई भी नाम वहां पर लिख लें पेपर में, फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान दें कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो हमारी ये जो रे है KM ये बिल्कुल सीधी ऐसे चली जाती इस डायरेक्शन को। ठीक, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये इधर ना जाके नॉर्मल की टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। ये देखिए बेंड करा। ठीक, अब इस वाले सरफेस पर फिर परपेंडिकुलर डालें क्योंकि अब डेंसर से रेयर में जाएगी, बाहर रेयर मीडियम है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया। इससे ये रे हमारी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, यानी कि अगर ये रे सीधे जाती तो ऐसे जाती, ध्यान दें पेन के डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी और थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ये हमारी अवे फ्रॉम नॉर्मल चली। ठीक, ये इंसिडेंट रे है और ये बाहर जो निकल गई ये इमरजेंट रे है। ठीक, इसको हमने यहाँ पर जो है वो NR दे दिया है नाम वहां पर आप कोई भी रख लें, वो लर्न नहीं रहते हैं। देखिए तो यहाँ पर एंगल हम I1 ले रहे हैं और जो ये इमरजेंट एंगल है इसको हमने I2 ले लिया है, I1 और I2। ठीक, अब अगर इंसिडेंट रे जो है अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधी चली जाती है आप इस डायरेक्शन को, और अल्टीमेटली रे चली गई NR डायरेक्शन को, इसको आप बैक साइड ले जाएं, ये पीछे बढ़ाया। ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर ध्यान देना ये एंगल I1 है और रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल R1 होता है, ये भी नॉर्मल है इस वाले सरफेस पर, और ये इंसिडेंट रे है यहाँ पर, ये रिफ्रेक्टेड रे है यहाँ पर, इसको इमरजेंट रे बोलेंगे, ये जो बाहर निकल गई है। इस वाले एंगल को R2 लिया है और इस एंगल को I2 ले लिया है। ठीक, जिस पॉइंट पर नीचे नॉर्मल कट कर रहे हैं वो पॉइंट हमने P ले लिया है इसको। ठीक, जरा एंगल चेक करें, जो हमारा ये फर्स्ट सरफेस है ये वाला AB फर्स्ट सरफेस है और AC जो है वो सेकंड है, इस पर इंसिडेंट रे जा रही है, वो इमरजेंट हो रही है। तो इसमें ये एंगल जो I1 है अगर आप देखेंगे तो ये वाला टोटल एंगल I1 होगा, वर्टिकली अपोजिट है ऐसे, ये I1 है तो ये भी I1 होगा। इसमें से R1 एंगल को माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा आपका I1 माइनस R1। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एंगल। ठीक, और ठीक इसी तरह से ये एंगल I2 है तो ये टोटल I2 होगा, और ऊपर वाले एंगल को चेक करें, ये एंगल होगा I2 माइनस R2। ठीक, I2 माइनस R2। ओके, अब इसमें जरा थोड़ी सी थ्योरी नोट कर दें, ये हमने पॉइंट Q ले लिया है। ठीक, देखिए जो डेविएशन होता है इसको यहाँ पर ये बात समझ लें पहले कि ये हमारा ये फर्स्ट सरफेस है, इससे जो डेविएशन हो रहा है वो I1 माइनस R1 हो रहा है। क्यों, रे ऐसे सीधी जाती और इधर को डाइवर्ट हो गई तो डेविएशन ये हुआ। इसी तरह से जो सेकंड सरफेस से डेविएशन हो रहा है वो I2 माइनस R2 हो रहा है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो डेल्टा यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है जो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, यानी I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2,
और वैसे भी जो डेविएशन नेट होता है वो दोनों सरफेस के डेविएशन के सम के इक्वल होता है। हमारे इस प्रिज्म में जो हमने आपको अभी दिखाया था, यहाँ पर ये ऊपर वाला पॉइंट ए है, ये नीचे बी है और ये पॉइंट सी लिया है। ये सामने वाला ट्रायंगल ये ऐसे करके क्रॉस सेक्शन यहाँ पर बना रखा है। ठीक, तो जरा नोट कर लें कुछ लाइनें, तो डेरिवेशन स्टार्ट करें। लिखिए, ए रे ऑफ लाइट के एम, मिलाते जाएं, के एम is incident on the first face AB. A ray of light Km is incident on the first face AB of the prism at I1. It bends towards the normal and is refracted along Mn. देखिए, ये पॉइंट M, ये N, ये refracted along Mn and refracted along Mn. The refracted ray Mn is incident at the angle R2 on the face AC. ठीक, AC फेस पर R2 एंगल पर वो इंसिडेंट हो रही है। AC of the prism, it bends away from the normal and emerges along NR. NR के डायरेक्शन में ये चली गई, यहाँ पर ये इमर्जेंट रे है। NR at angle I2. In passing from the prism, ray suffer two refraction and has turned through the angle delta. डेल्टा एंगल QOR, जो टोटल डेविएशन है वो QOR, वो डेल्टा के इक्वल है, विच इज द एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। यानी कि अगर प्रिज्म नहीं होता तो रे सीधी चली जाती, अब जिस डायरेक्शन में गई वो डायरेक्शन और जो पुराने वाली रे है सीधी जाती, उसको बैक साइड ले गए, जिस पॉइंट पर वो कट कर रही है वहां पर एंगल ऑफ डेविएशन बना लिया। अब यहां पर लिखें, इन क्वाड्रिलेटरल, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है AMPN, इसमें चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। तो यहां पर नोट करें, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा है क्वाड्रिलेटरल? AMPN, AMPN। देखिए, ये वाली जो लाइन हमने डाली है ये नॉर्मल की लाइन है, ये वाली। ठीक, तो जो नॉर्मल आपने डाल रखा है, यहाँ पर एक नॉर्मल ले लें N1, यहाँ N2 ले लें, तो ये नॉर्मल ये 90 डिग्री बनाएगा, यानी एंगल M 90 होगा। एंगल A प्लस एंगल M प्लस एंगल P प्लस एंगल N, तीनों मिलाकर 360 डिग्री। ठीक, अब एंगल A और एंगल P को हमें इधर लिख दिया। एंगल M 90 डिग्री है, एंगल N भी 90 डिग्री है और ये 360, ये टोटल एंगल यहाँ 90 बन रहा है। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल P ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा ये एंगल A और ये एंगल P ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री हो गए। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे MNP, बोर्ड में डेरिवेशन आता है, ठीक से तैयार करना। ठीक, इन ट्रायंगल कौन सा? MN और P, डायग्राम में देख ले, ये M है, ये N पॉइंट है और ये P पॉइंट है। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, यानी कि R1 एंगल प्लस R2 प्लस एंगल P नेचुरल है, ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे। अब ये जो आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है और ये इक्वेशन नंबर 2, इनके दोनों ही राइट साइड में 180 डिग्री है, तो लेफ्ट को इक्वल कर दें। तो जब लेफ्ट को इक्वल करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल P इक्वल्स एंगल A और प्लस एंगल P होगा। यहाँ से P को कैंसिल कर दें तो एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, हमने डायरेक्ट लिख दिया A इज इक्वल टू, ये इसको लर्न भी करना है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आती है। यानी कि एंगल A जो है वो R1 प्लस R2 के सम के इक्वल होगा। तो ये डेरिवेशन का जो पार्ट है जिसमें आपने इसको ड्राइव किया है, इसको आपको जरूर लर्न करना है। एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो एक बार एक क्वाड्रिलेटरल ले लें जिसमें दो एंगल 90 हैं और एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक, ट्रायंगल में भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। राइट साइड को इक्वल किया
और हमने ये पहला फार्मूला आपका बना लिया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। अब इसको हम यहाँ पर दोबारा नोट कर देंगे। यहाँ पर एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल्स एंगल A, ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, वहां पर भी हमने नोट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखिए। तो अब यहाँ पर हम डेविएशन निकालेंगे कुल कितना हो रहा है। ठीक है, लिखिए डेविएशन डेल्टा मीन्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। डेविएशन डेल्टा मीन्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इन प्रिज्म। A ray of light get refracted twice, one at point M, इस पॉइंट पर, एंड अदर एट पॉइंट N। दो बार रिफ्रेक्टेड हो रही, वन एट पॉइंट M एंड अदर एट पॉइंट N। एट M डेविएशन इज कितना है, पहले में डेविएशन M पर, डेविएशन इज I1 माइनस R1 एंड एट N डेविएशन इज I2 माइनस R2। ये डेविएशन यहाँ पर I1 माइनस R1 है, यहाँ I2 माइनस R2। तो नोट करें, एट M डेविएशन I1 माइनस R1 एंड एट N डेविएशन I2 माइनस R2। हेंस द डेविएशन, सॉरी लिखें, दीज टू डेविएशंस आर एडिड, दीज टू डेविएशंस आर एडिड, हेंस नेट डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू, दोनों डेविएशन का सम कर दो, एक I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, यानी दोनों डेविएशन का जो सम है वो नेट डेविएशन आपको देगा। ठीक है, तो नेट डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ब्रैकेट में लिखें R1 प्लस R2, ये हो जाएगा I1 प्लस I2, R1 प्लस R2 की जगह A डाल दें। तो एक फार्मूला ये भी लर्न करना है आपको, जिसमें टिक लगा दिया कि I1 प्लस I2 माइनस A नेट डेविएशन, चाहे A को लेफ्ट में ले सकते हैं डेल्टा प्लस A करके। ठीक, ये हमारा नेट डेविएशन बना है। अब देखिए, हम जो डेरिवेशन यहाँ पर करते हैं वो मिनिमम डेविएशन के लिए करते हैं। हम इस फार्मूले को भी यहाँ नोट कर ले रहे हैं। एक तो R1 प्लस R2 A के इक्वल आ गया, दूसरा डेविएशन इज इक्वल टू आ गया I1 प्लस I2 माइनस A। ठीक, इनका अब हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा है, डायग्राम में जरा देखें, अगर हम I1 को चेंज करते हैं इसको, तो नेचुरल है कि I2 भी चेंज होगा और डेविएशन भी चेंज होगा। ठीक, तो स्टार्टिंग में जब I1 को हम इंक्रीज करते हैं तो ये डेविएशन डिक्रीज होता है धीरे धीरे, और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद डेविएशन मिनिमम हो जाता है। ठीक, उसके बाद डेविएशन जो है वो फिर इंक्रीज होने लगता है। तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर डेविएशन मिनिमम होता है उसमें I1 और I2 दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, हम उसको ग्राफ के द्वारा और एक मैथमेटिकल है उसके द्वारा भी शो करते हैं। आपको अपने बोर्ड में जब डेरिवेशन आएगा तो ग्राफ के द्वारा आपको जरूर शो करना है। ठीक, तो आप नीचे हेडिंग डालें, मिनिमम डेविएशन एंड फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम मिनिमम डेविएशन पर ही फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बनाते हैं। तो इसका जो ग्राफ आता है वो ये ग्राफ है आपका, डेविएशन वर्सेस इंसिडेंस एंगल I। तो कुछ इस तरह का ग्राफ, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ग्राफ बनता है। इस पॉइंट पर ध्यान दें, इंसिडेंस एंगल को जब इंक्रीज करते हैं तो डेविएशन डिक्रीज होता, कम होता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डेविएशन मिनिमम होता है। ठीक, इस जगह पर यहाँ ध्यान दें, किसी और डेविएशन पर यहाँ जो दो एंगल बनते हैं, एक एंगल I1 और एक एंगल I2,
टू, वो यही वाले होते हैं I1 और I2। ठीक है ये इंसिडेंस, लेकिन I2 जब इंसिडेंस के बराबर हो जाएगा यानी कि 2 बार इंसिडेंस एंगल पर डेविएशन सेम होगा पर्टिकुलर वैल्यू पर। ठीक, लेकिन इस पॉइंट पर जहां मिनिमम डेविएशन है वहां I1 और I2 दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब I1 I2 इक्वल होते हैं तो स्नेल लॉ से वो R1 R2 भी इक्वल हो जाते हैं। तब ये जो रे होती है ये बेस वाली लाइन के पैरेलल हो जाती है। ठीक, उस समय ये डेविएशन मिनिमम होता है। ग्राफ आपको बोर्ड में जरूर बनाना है। ठीक, और ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, ध्यान रखना। इस सिमेट्रिकल का मतलब दोनों तरफ एक जैसा नहीं है मिनिमम पॉइंट पर। तो नोट करें, लिखें थ्योरी। इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वेरीज with the angle of incidence I1. It is found that angle of deviation delta varies with the angle of incidence I1. The variation is shown in the figure, and for one angle of incidence it has minimum value delta minimum, ये लिख दिया हमने डेल्टा मिनिमम MIN यहाँ पर। At this value a ray passes symmetrically through the prism, and angle of emergence of the ray from the second surface equals the angle of incidence of the ray at the first surface. It means I1 is equal to I2। यहाँ हमें बोर्ड में ग्राफ को जरूर बनाना है, लेकिन हम एक मेथड आपको मैथमेटिकली भी समझा दे रहे हैं। जैसे आपने डेविएशन निकाला I1 प्लस I2 माइनस A, तो अगर आपको डेल्टा मिनिमम करना है फॉर डेल्टा मिनिमम, तो राइट साइड भी मिनिमम होने चाहिए, लेकिन ए फिक्स है, ए कांस्टेंट है क्योंकि ये प्रिज्म का एंगल है। तो क्या चीज मिनिमम होनी चाहिए? I1 प्लस I2 मस्ट बी मिनिमम। ठीक, ये थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट है, आप बोर्ड में डायग्राम बनाएंगे, ध्यान रखना। तो I1 प्लस I2 को, जिन्हें मैक्सिमा मिनिमा वगैरह किया है उन्हें थोड़ा आइडिया होगा इसका, हम A प्लस बी को लिख सकते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB, यानी 4I1 I2। A की जगह I1 है, B की जगह I2 है। ठीक, तो ध्यान दें, अगर डेल्टा मिनिमम होगा तो I1 प्लस I2 मिनिमम होगा, और I1 प्लस I2 मिनिमम होगा तो राइट साइड भी मिनिमम होगी। अब रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, I1 I2 जीरो नहीं हो सकते हैं, अदरवाइज एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा। तो मिनिमम के लिए हम इसको जीरो कर सकते हैं, इसका मतलब I1 इज इक्वल टू I2 होगा। ठीक, फॉर मिनिमम I1 प्लस I2, I1 I2 दोनों इक्वल होंगे। समझ गए ना? तो आप जरूरी नहीं है मैथमेटिकली बोर्ड में करें, ठीक है, ये जरूर लिखना है बोर्ड में, आपको ग्राफ से शो करना है। कुल मिलाकर आप ये समझ लें कि मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में I1 और I2 इक्वल होंगे। अब यहाँ एक बात ये समझ लें, तो अगर I1 I2 इक्वल है, यहाँ पर लिख दीजिए नीचे फॉर मिनिमम डेविएशन I1 इज इक्वल टू I2। ओके, और एक पॉइंट यहाँ पर ये समझ लें, जैसे आप इस वाले सरफेस पर अगर स्नेल लॉ लगाते हैं तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट सरफेस, न्यूमेरिकल जब लगाए जाते हैं ना इसमें, तो डायरेक्ट फार्मूला तो लगता ही है, लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड सरफेस पर स्नेल लॉ को भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, और उसी से काफी क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं। तो जरा यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम फर्स्ट सरफेस पर स्नेल लॉ लगाते हैं तो क्या होगा? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका एंगल I1 यानी कि 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन यहाँ R1। ध्यान दें बात पर, 1 इंटू, इसको न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो यही स्नेल लॉ को इस फॉर्म में लगाए तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। तो इससे अगर आप देखेंगे तो म्यू इज इक्वल टू आएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन
R1 अपान म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपान साइन R1, ये बना फार्मूला। ठीक, अब इस वाले सरफेस पर लगाओ, तब क्या बनाएंगे? तो इसमें होगा म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन I2। इसमें अगर म्यू लिखेंगे तो क्या आएगा? साइन I2 अपान साइन R2। ठीक, तो ये दोनों इक्वल होंगे, हैं? तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि यही इक्वल होगा साइन I1 अपान साइन R1 के। ये हमने लिखा है 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, तो म्यू निकाल लिया। फिर इस वाले फेस के लिए म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन I2, इससे भी म्यू निकाल लो। ये दोनों इक्वल हैं। अब यहां ध्यान दें, जब ये दोनों इक्वल हैं, I1 I2 के इक्वल है, तो R1 और R2 के भी इक्वल होगा। ठीक, तो यहां पर लिख दें इफ I1 इज इक्वल टू I2, और इसे I ले रहे हैं। ठीक, देन नेचुरल है इक्वेशन से न्यूमरेटर इक्वल होगा तो ये भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। देन R1 इज इक्वल टू R2, इसे R ले लेते हैं। ठीक, ध्यान रखना, इसको करने के बाद ये स्नेल लॉ की जनरल इक्वेशन आप भूल जाते हैं तो डायरेक्ट भी नोट कर दें तब भी चलेगा। व्हेन I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, देन R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। हमने आपको मैथमेटिकली करना ऊपर ये सिखा दिया है कि ये कैसे इक्वल होंगे। और ध्यान रखना, इसके जब एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल लगाएंगे, अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगता है तो कई क्वेश्चन में इनका यूज होगा। ठीक, यानी कि फर्स्ट सरफेस पर स्नेल लॉ लगाएं, कौन सा फर्स्ट सरफेस है? AB। फिर सेकंड सरफेस पर स्नेल लॉ लगाएं तो बीच में R1 R2 के कैलकुलेशन में ये काम आते हैं। म्यू आपको गिवन होगा, I1 गिवन, तो R1 निकाल लेंगे। फिर R1 प्लस R2 एक इक्वल होता है न्यूमेरिकल में, ध्यान रखना। ठीक, डेविएशन ध्यान रखना, I1 प्लस I2, एक दो कुछ क्वेश्चन हम इसमें आपको करवा देंगे। तो आप ये समझ गए कि मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन में I1 I2 इक्वल है, R1 R2 के इक्वल है, जो कि हमने I और R के इक्वल ले लिया। अब आपका बन गया डेरिवेशन। देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू है I1 प्लस I2। पहले हम A को लिखें, R1 प्लस R2 A के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया ये दोनों इक्वल हैं, तो 2R इज इक्वल टू A, तो R इज इक्वल टू A बाई 2, ये बन गया आपका। यानी R1 प्लस R2 A के इक्वल है, तो R1 R2 दोनों इक्वल है मिनिमम डेविएशन के लिए, तो हमने यहाँ R लिख दिया, यहाँ R लिख दिया, ये 2R बन गया, तो R आ गया A बाई 2। अब डेविएशन वाला देख लो, डेविएशन जो मिनिमम है, अब मिनिमम कर रहे हैं डेविएशन, इसमें वैसे डेविएशन का फार्मूला क्या है? I1 प्लस I2 माइनस A। अब जब मिनिमम होगा डेविएशन तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ 2I लिख दे रहे हैं माइनस A, इससे I निकाल लो, तो I होगा डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2। इन दो का यूज करें और डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। म्यू इज इक्वल टू होता है साइन I अपान साइन R। इसमें I और R की ये वैल्यू पुटअप कर दें, ये फार्मूला बन गया। A प्लस A पहले लिख दिया, A प्लस डेल्टा M बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2, ये हमारा प्रिज्म फार्मूला है और उसका ये डेरिवेशन था, और ये मिनिमम डेविएशन के लिए ही निकाला जाता है। ओके, तो इसको लिख दें, दिस रिलेशन इज कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला। दिस रिलेशन इज कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला। ठीक है, कहीं कहीं पर ये जो प्रिज्म का ये जो फार्मूला है, ये हमारे उसमें भी आता है कि अगर थिन प्रिज्म हो, ठीक, यानी कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म, तो वहां पर नोट कर देना, लिखें डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के लिए क्या करते हैं कि एंगल स्मॉल होते हैं, इसलिए साइन I को I के इक्वल जैसे कर देते हैं, वैसे यहां पर भी करेंगे। तो यहां पर लिख दें फॉर लिखिए, हेडिंग डालें, फॉर डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म। और भी मेथड हैं जिसमें हम थिन प्रिज्म के लिए जो है वो शो करते हैं डेविएशन को। तो थिन प्रिज्म के लिए साइन A प्लस
डेल्टा एम अपॉन 2 इज इक्वल टू, साइन को हटा दें, ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 कर देंगे और साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल स्मॉल होगा। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, तो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई ए बाई 2। इसमें म्यू इंटू ए बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गए दोनों, तो म्यू इंटू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। ठीक, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, ए इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। ये थिन प्रिज्म के लिए जो है वो फार्मूला यूज करते हैं, ए प्लस डेल्टा एम बाई डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, यानी कि यहाँ पर डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म और म्यू पर डिपेंड कर रहा है। जो म्यू है वो कलर पर और भी उस पर जो है वो डिपेंड करता है, तो उसी हिसाब से जो है वो अदर पर भी वो डिपेंड करने लगता है। तो ये जो हमने आपको कराया है ये प्रिज्म का फार्मूला है और ये मिनिमम डेविएशन के लिए प्रिज्म का फार्मूला है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, अगर आप इसको वेरी करते हैं तो डेविएशन एंगल वेरी करता है। आपने ग्राफ अभी देखा होगा कि जो डेविएशन का ग्राफ है वो इस तरह का बनता है। ठीक, यहाँ पर मिनिमम डेविएशन था, इसके पहले भी डेविएशन इंक्रीज होता है और इसके बाद भी डेविएशन इंक्रीज हो जाता है। तो आप अगर आई को इंक्रीज करते हैं तो डेविएशन अगर जो है मिनिमम के बाद आई को अगर इंक्रीज करते हैं तो डेविएशन इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, अगर कितना आई इंक्रीज कर सकते हैं, I1 ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री तक। ठीक, इसे ग्रेजिंग इंसिडेंस बोला जाता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक, मैक्सिमम। ठीक, ये भी हो सकता है कि I1 आपका 90 ना हो और I2 इसके पहले 90 हो जाए, उस समय भी आप ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो रे उसी मीडियम में वापस आने लगेगी। इसमें बहुत कुछ आगे डिस्कशन है, हम इन डिस्कशन को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हमने इसमें आपका डेरिवेशन कंप्लीट कर दिया है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।